मानवता के सामने आए इस ऐतिहासिक संकट से निपटने में आप सबने मेरी सरकार को जो सहयोग दिया, प्रदेश की जनता को राहत दिलाने में जो जमीनी मदद की, उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बघेल सरकार के कामकाज का लेखा जोखा सदन में रखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, राज्य सरकार पिछले एक साल में न सिर्फ महामारी से बचाव और मरीजों के इलाज में सफल रही, बल्कि रोज कमाने खाने वाले परिवारों को भोजन और उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने में भी पीछे नहीं रही। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी में भी शिद्दत से अपनी भूमिका निभाई। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर निराशा जताई। विपक्ष ने कहा कि राज्य की मुख्य समस्याओं का सरकार ने जिक्र ही नहीं किया। देखिए, जो पूरे भाषण के दौरान में लोग उबते रहे, इससे नीरस भाषण कुछ हो नहीं सकता। इस अभिभाषण में कि सरकार की ओर से कुछ नए करने के उसमें उस दस्तावेज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उसमें डाला गया है और उसी को पढ़वाया गया है। विजन का भी इसमें अभाव रहा है। उसमें किसी प्रकार के लोगों को उत्साहवर्धन हो, ऐसा उसमें कुछ योजनाओं को शामिल किया जाए, ऐसा कुछ सारे चीजों का अभाव वाला इस अभिभाषण को हम कह सकते हैं। जेसीसीजे मौजूदा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, जिसके लिए उसे बीजेपी के सहयोग की जरूरत है। उधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्यपाल के अभिभाषण को पूरी तरह से पर्याप्त बताया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा पर विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। हमारे अपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सदस्यों की संख्या के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए। पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी, उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। ऐसे लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की सदन में उनकी सदस्य संख्या के आधार पर क्षमता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी औकात से कुछ ज्यादा बातें कही जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी। बजट सत्र के लिए अब तक 2350 प्रश्नों की सूची सदस्यों ने दी है। 24 स्थगन प्रस्ताव और 117 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी गई हैं। 9 अशासकीय संकल्प भी दिए गए हैं। इनमें से 2 को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि 6 विचाराधीन हैं। इन सबके बीच आने वाले दिनों में विपक्ष की तरफ से राज्य की कानून व्यवस्था, धान खरीदी, कोरोना संकट काल समेत सरकार की नाकामियों को लेकर तकरार के पूरे आसार बने हुए हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, उपलब्धियों को बताया कि किस तरह से कोरोना काल में काम किया गया, कहां कहां सम्मान मिला, क्या क्या उपलब्धियां रही, कैसे राशन लोगों तक पहुंचाया गया, कैसे कोरोना संकट से निपटा गया। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया। विपक्ष का कहना था कि सरकार ने प्रमुख चीज़ों को तो गायब कर दिया, बेहद ही नीरस इसे बताया और कहा कि कई लोगों को नींद भी इस पर आ रही थी। विपक्ष ने कहा कि अब बढ़ते अपराध का कोई जिक्र नहीं था, महिला के खिलाफ हो रहे अपराध की कोई बात नहीं हुई, धान खरीदी को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। बहरहाल जो संकेत आज मिले हैं उससे साफ लग रहा है ये सत्र जबरदस्त हंगामेदार होने वाला है। चर्चा आज इसी पर होगी। राज्यपाल ने जो अभिभाषण पेश किया, विपक्ष ने उसे नीरस बताया। आखिरकार क्या विपक्ष चाह रहा था, क्या इस अभिभाषण में देखने सुनने को मिला। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। रजनीश जी हमारे साथ भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। रजनीश जी, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, उपलब्धियां बताई, क्या क्या कोरोना संकट में किया गया ये कुछ बताया, फिर आप लोगों को नीरस क्यों लगा? देखिए अभिषेक जी, राज्यपाल का अभिभाषण जो होता है वो
सरकार की दर्पण होती है, आईना होता है कि सरकार करना क्या चाहती है। और ये सरकार लगभग 27 महीने हो गई। देखा जाए तो बजट सत्र समाप्त होते होते इसके आधे कार्यकाल समाप्त हो जाएगी। 2019 जनवरी के प्रथम अभिभाषण में राज्यपाल जी का इन्होंने उसको कहा था कि हमारे लिए जो हमारी जन घोषणा पत्र है वो हमारे लिए बाइबिल है, कुरान है, गीता है, और जो उस बात हमने जन घोषणा में किया है उसको हम आत्मसात करके आने वाले समय में इसको पूर्ण करेंगे। लेकिन जब आज हम 2021 की बजट देखते हैं तो पूरी तरह से ये बात बहुत ही निराशाजनक है और आने वाला बजट का एक अनुमान लग गया कि आने वाले बजट में क्या होगा। किसी चीज का कोई प्रकार का जो इनके जन घोषणा पत्र में है, आप 1 से लेकर के 20-25 बिंदु तक चले जाइए, कोई जिक्र नहीं है कि उस विषय में क्या करेंगे। चाहे धान खरीदी का जिक्र किए हैं, पैसा कब देंगे, कोई जिक्र नहीं है। धान का बोनस का राशि कब देंगे, कोई जिक्र नहीं है। शराबबंदी कब करेंगे, कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं का जो अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अन्य अन्य जो है बेरोजगारी, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे बोले थे, इनका कोई जिक्र नहीं है। और वादे से पूरे तरह हटा करके इसमें बताया गया है कि हमने सकुशल श्रमिकों को वापिस लाया। पहला पेज देखेंगे, पहला नंबर, तो कोरोना संकट काल में इनकी क्या भूमिका रही है। वो खुद अपने साधनों से आए हैं। रेल जो चली है उसमें रेल मंत्रालय ने इनको किराया दिया है। ये बोलते हैं 67 लाख परिवारों को हमने राशन दिया है, पूरा का पूरा केंद्र सरकार वो राशन मुफ्त में दी है। ये बोलते हैं 45 लाख नल जल कलेक्शन देंगे। नल जल मिशन के 10,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने दी है। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार कब दिए हैं, दिसंबर से जनवरी से लेकर के मई तक पूरा रोजगार गारंटी का काम जो केंद्र सरकार की योजना है, उपलब्धि बता रहे हैं प्रधानमंत्री सड़क को। तो इस तरह से यदि ये बजट अभिभाषण को देखेंगे राज्यपाल का, तो निश्चित रूप से बहुत ही हताशापूर्ण है, नीरस है। और आने वाले बजट में ये प्रदेश के साथ क्या होने वाला है इसका झलक निश्चित रूप से इस अभिभाषण में दिख रहा है। सुरेंद्र जी, केंद्र की योजनाओं को बताकर खुद की उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए अभिषेक जी, अगर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि अभिभाषण नीरस था, इसका मतलब ही ये है कि अभिभाषण बहुत अच्छा था। क्योंकि विपक्ष को तो रस तब मिलेगा जब कोई ऐसी बात हो जिसकी वो आलोचना कर सके। तो चूंकि नीरस इसलिए है कि इसमें रस इनके लिए कुछ बचा नहीं है। धान खरीदी का जहाँ तक प्रश्न है, या अगर किसानों को, आदिवासियों को जमीन वापस करने का विषय है, इतने तादाद में मजदूर जो आए, दूसरे प्रांत के मजदूरों को भी उनके प्रांत तक पहुंचाने के लिए जो सरकार ने काम किया है, कोरोना काल में जो तमाम गरीब लोगों को मनरेगा के योजना के अंतर्गत उनको रोजगार उपलब्ध कराया है, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि में नहीं गिनती, जब केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार को 11 विषयों पर नंबर 1 का स्थान देती है, अगर उसको भी भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि में नहीं गिनती तो क्या कहा जा सकता है। ये बात निश्चित है कि पिछला जो वर्ष है वो कोरोना का समय था, और ये एक ऐसी समस्या थी जिसके बारे में न भारतीय जनता पार्टी को पता था न कांग्रेस पार्टी को पता था। ये आसन्न संकट के समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जिस तत्परता के साथ, जिस कुशलता के साथ इस समस्या का समाधान किया। छत्तीसगढ़ के तमाम मजदूर बाहर से आए, उनको मनरेगा में काम दिया गया, कोई भूखों नहीं मरा, सबको भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलती रही, कृषि कार्य चलते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप विपुल उत्पादन हुआ। 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो पिछला वर्ष सरकार के इस संकट काल को देखते हुए विशेष उपलब्धि से भरा हुआ रहा है। और इसमें अगर सिर्फ आलोचना की दृष्टि से देखना है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, ठीक, अच्छी बात है, उनके आलोचना का स्वागत भी है, मगर हम ये चाहेंगे कि वो आलोचना में ऐसे कुछ विषय उठाएं जिसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के विकास में कुछ योगदान हो सके। और इसमें तो उनको रस की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे रस अभी काफी समय तक दूर रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, रवि भोई जी से मैं एक टिप्पणी ले लेता। रवि जी,
जी, अभिभाषण को आपने सुना और विपक्ष ने कहा कि नीरस अभिभाषण है, बहुत सी चीज़ों को छोड़ दिया गया, केंद्र की उपलब्धियों को बताया गया। क्या वाकई इसमें विपक्ष के लिए कोई रस नहीं था? क्या वाकई जो सत्ता पक्ष है उसने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाया? देखिए अभिषेक जी, जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो सरकार जो काम पिछले कार्यकाल में किया हो या जो प्रोजेक्शन वो करना चाहती है उसका डॉक्यूमेंट होता है और सरकार उसको लिख के देती है और बताती है और उसको राज्यपाल फिर विधानसभा में पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर से ये उसमें क्या रस रहा या नहीं रहा अलग बात है, लेकिन ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार के काम को सदन के सामने और जनता के सामने रखा जाता है। जहां तक सवाल है कि विपक्ष का जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है, मैं फिर आपके पास लौटता हूँ। आवाज़ वापस आपकी थोड़ा कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उसको ठीक करके मैं रजनीश जी के पास लौट जाता हूँ। रजनीश जी, आप लोगों को रस नहीं मिला और रस बहुत दूर है, सुरेंद्र जी का कहना है, इसलिए आप लोगों को मज़ा नहीं आया इसमें। सुरेंद्र जी रस की बात कर रहे हैं, मैं वो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, सुरेंद्र जी उसमें कहाँ कोई बात का जिक्र किया है। मैं जिन बातों की ओर इंगित किया हूँ उन्होंने तो इनको रस नहीं मिलेगा करके समाप्त कर दिया। हमने जानना चाहा कि आपने 2019 में इस जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया था। 36 जो बिंदुओं पर आपने जन घोषणा 2018 के चुनाव में भारी भरकम किए थे और गंगा जल जैसे पवित्र जल की कसम खाकर किए थे। तो इन विषयों पर जवाब देना चाहिए एक ना, कि हम धान खरीदी किए, इनका 2500 धान खरीदी तो हो रही है, धान खरीदी हर साल बढ़ेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है दुबे शर्मा जी। इसलिए कि 2000 से अपन देखें हर साल धान खरीदी बढ़ी है और आने वाले समय में हर साल वो बढ़ेगी। इसलिए आपने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किया है, विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने वादा किया है, कसम खा के वादा किया है 2500 रुपया देंगे, पिछले वर्ष का दिए नहीं है, उसको बोले हैं इस वर्ष दे दिए जाए, इस वित्तीय वर्ष में दे देंगे। इस साल का कोई जिक्र नहीं है। और मैंने जिन बातों की ओर जिक्र किया, ये 14 फसल की बात करते हैं। 14 फसल में थोड़ा बताएं, जो रेट दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार, वो क्या रेट दे रही है और केंद्र द्वारा समर्थन मूल्य क्या है। आप पाएंगे कि चना ये 4700 दे रहे हैं, केंद्र सरकार उसका MSP 4850 किया है। मक्का 1700 दे रहे हैं, 1850 केंद्र सरकार दे रही। इसी प्रकार से ये जितनी भी चीज इस अभिभाषण में बताए हैं सब केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किए हैं। ये अपना क्या उपलब्धि है, 2 साल की क्या उपलब्धि है, कोरोना काल में क्या उपलब्धि रही है, एक भी बताएं कि श्रमिकों को हमने भोजन मुफ्त में कराया, उनका इलाज मुफ्त में कराया, हॉस्पिटल के लिए कितना खर्चा किए, कोविड टेस्ट के लिए कितना खर्च किए, इसके बारे में बिल्कुल ये सब चुप है। सिर्फ हम किए हैं। तो हम तो जानना चाह रहे हैं ना कि आप कोरोना काल में बोल रहे हैं कितने लाख मजदूर, लगभग 8 लाख मजदूर वापस आए बोलते हैं, और उसमें अधिकांश सब लोग अपने साधनों से आए, कोई योगदान नहीं है सरकार की। क्वारंटीन सेंटर में रखे हैं, पूरा 14 वित्त 15 वित्त का पैसा सरपंच लोग लगाए हैं। तो राज्य सरकार किस चीज की वाहवाही ले रही। और यदि केंद्र सरकार की योजना की उपलब्धि गिन रही है, अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं कि अच्छी बात। फिर बार बार ये जैसे कि आजकल बात चलती है आंदोलन जीवी की, इसी प्रकार ये पत्रजीवी क्यों बन जाते हैं। जब देखें तब सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहते हैं। तो जो भी काम इनको दिक्कत होगी, बड़े भारी घोषणा किए हैं और घोषणा पूर्ण नहीं कर पाने पर पत्र लिख के पत्रजीवी बन जाते हैं कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया, उनसे सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हमारा कहना यह है कि आज का जो अभिभाषण था, आने वाले बजट का हमको झलक दिख गया, और झलक ही नहीं बल्कि पूरी पिक्चर दिख गई कि आने वाले बजट में छत्तीसगढ़ के जनता के हित के लिए, विकास कार्य के लिए कोई काम नहीं होने वाला है। बस इसी प्रकार के 4 किस्तों में, 6 किस्तों में योजना चला करके 2500 रुपया किसी तरह से एन केन प्रकारण देने का प्रयास करेंगे। इसके सिवाय न कर्मचारियों को, न विभाग को, न मजदूर को, न किसान को, न व्यापारी को कुछ नहीं मिलने वाला है। गोल बातें कही गई है सुरेंद्र जी। ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की योजनाओं की बात हुई या कोरोना काल में अगर कुछ काम हुआ तो उसके बारे में खुलकर जिक्र नहीं किया गया, आगे क्या होगा ये नहीं बताया गया। विपक्ष इससे बड़ा निराश। रजनीश भाई से मैं एक बात कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, केंद्र और राज्य की सरकार जो है भारत देश में संघीय व्यवस्था है। केंद्र की सरकार किसी योजना को लागू करती है तो उस योजना को लागू करने में जो सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं उसको प्रशंसित किया जाता है।
तो सीधी सीधी बात यह है कि केंद्र की सरकार जो अपने घर का पैसा नहीं लगा रही ना, राज्य की सरकार अपने घर का पैसा लगा रही है। इसलिए एक योजना केंद्र की है, एक योजना राज्य सरकार की है। अब जहाँ तक ये रजनीश भाई पूछ रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार 1700 किसानों को 4000 एकड़ जमीन वापस किया है। ये हिंदुस्तान में अपने आप में मिसाल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि वनोपज के उत्पादन उपार्जन में 7 जिन्सों से बढ़ा के उसको 52 जिन्सों तक पहुंचाया है, जिसकी प्रशंसा केंद्र की सरकार ने किया है। आप कहते हैं धान खरीदी तो पहले भी होता था, अभी आपने क्या कर दिया भाई साहब? हमने अभी प्रधानमंत्री न्याय योजना लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के तमाम धान उपार्जित करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़, ये विश्व के किसी सरकार ने नहीं दिया है, 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी जा रही है। आप जहां तक कह रहे हैं कि पिछले साल की राशि 4 किस्तों में क्यों दिया गया, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले दफा कोरोना के कारण टैक्स के वसूली में जीएसटी के जो हमको हिस्सा मिलना चाहिए था उस पर बड़ी दिक्कत आई। इन सारी बातों को देखते हुए 4 किस्तों में किसानों को ये राशि दी गई है और चौथी किस्त जो है इस वित्तीय वर्ष के पहले प्राप्त हो जाएगी। और मैं ये कहना ये चाहता हूं कि किसानों में इससे कोई असंतोष नहीं है। किसान इस बात से प्रसन्न है कि उनको समय समय पर राशि मिल रही है और एक मुश्त राशि मिलने से जो व्यय हो जाता है उससे वो बच रहे हैं। ये इस तरह की जो बात। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए प्रत्येक जिले में जो इंग्लिश स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोला गया है, ये एक महती योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक रही, मगर राम भक्त कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम वन गमन पथ का कभी ख्याल नहीं किया, माता कौशल्या को कभी स्मरण नहीं किया। इस सरकार ने माता कौशल्या को मान देते हुए छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण किया। इसके अलावा मैं इतनी सारी बातें गिना सकता हूँ अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए तो इस पूरे अभिभाषण में कोई रस नहीं मिल रहा है। रवि वोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, आपने सुना राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष का मत, आपका क्या रिएक्शन, आपको क्या लगता है रस किसको मिला? देखिए अभिषेक जी, इसमें चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो उसकी जो कमियां हैं उसको गिनाएंगे और कांग्रेस उसकी अच्छाइयों को बताई जाए, तो सवाल निश्चित तौर से। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार धान खरीदी बहुत ज्यादा हुई, 92 लाख मीट्रिक टन हुई, लेकिन इस दौरान कहीं बारदाने का संकट हुआ, किसानों की घटनाएं भी वहां पर हुई, उसका किस तरह से समाधान होगा आगे उसका होना चाहिए। दूसरी बात, जो पिछले साल का था उसमें 3 किस्त मिला है, चौथी किस्त अभी मार्च में मिलने वाला है। लेकिन इस साल जो 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा गया है उसका शेष राशि कब दिया जाएगा, उसमें बजट में हो सकता है शायद घोषणा करें, लेकिन उसका भी इसमें चर्चा होनी चाहिए थी। कई योजनाओं का जहां तक केंद्र और राज्य का संबंध है, देखिए केंद्र योजनाएं बनाती है, उसमें केंद्र का हिस्सा होता है, राज्य का भी हिस्सा होता है, तो निश्चित तौर से राज्य उसका श्रेय लेगा क्योंकि अपने राज्य में उसमें काम करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके लिए पुरस्कार भी मिलता है राज्यों को, पिछली सरकार को भी मिला, इस सरकार को भी मिला। खाद्यान्न की बात है, जहां तक कोरोना काल में हुआ है कुछ व्यवस्थाएं भी रही, लेकिन सरकार ने काम भी किए। मजदूरों को जो आए, पैदल आए या ट्रेन में आए, उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है, इससे इनकार नहीं कर सकते उसका। लेकिन और व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसमें काम किया है। रोजगार की बात है, मनरेगा का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन उसमें व्यवस्था का काम राज्य का। तो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं और सारी उपलब्धियों का श्रेय केंद्र भी लेता है और राज्य सरकार भी इसके लेती है। लेकिन कुछ चीजों का जिक्र जो विपक्ष चाहती है होना चाहिए था, आगे का क्या फ्यूचर प्लान होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखाई पड़े। हो सकता है सरकार को भी बजट भी पेश करना है, उस बजट में उस बात का उल्लेख सरकार करे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जैसे सीजे ने बात की थी, भाजपा हालांकि अब तक तय नहीं कर पाई, लेकिन रविंद्र चौबे जी कहते हैं कि अपने औकात से बढ़कर ज्यादा चर्चाएं हो रही है, इतनी तो संख्या बल भी नहीं है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जोगी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस लाना चाहती, जिनके सदस्य संख्या काफी कम है, 4 ही लोग रह गए, उसमें 3 लोग कम मिला। लेकिन मेरा मानना है इसमें भारतीय जनता पार्टी साथ क्यों देगी, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को साथ नहीं देगी।
ऐसे में यह इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और उसमें बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई। तो ऐसे में विश्वास प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी साथ देगी संभव नहीं, क्योंकि मिनिमम 10 सदस्य चाहिए, वो सदस्य संख्या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पास नहीं है। बिल्कुल भी संख्या नहीं है यहाँ पर। बात करेंगे सुरेंद्र जी, क्या बजट को लेकर जो आज झलक मिलनी चाहिए थी वो झलक पूरे साल भर की नहीं मिल पाई, विपक्ष कह रहा है। हालांकि रजनीश जी कह रहे हैं कि अभिभाषण से पूरी पिक्चर उनको दिख गई कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। देखिए, ये तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो वास्तविक में कुछ नहीं मिलने वाला है। आने वाले चुनाव तक कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार जो है अपने सीमित बजट में निश्चित रूप से ये जरूर होगा कि ये किसानों की सरकार है और किसानोन्मुखी बजट होगा, और किसानों को और मजबूत करने के लिए, कृषि को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर आप किसानों को मजबूत करते हैं, ये पिछले 2-3 साल में साबित हुआ है कि किसान के जेब में पैसे होंगे तो व्यापार भी चलते हैं, उद्योग भी चलते हैं, और पूरा छत्तीसगढ़ का आर्थिक जो इंजन है वो जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चलता है। तो आने वाले बजट के संदर्भ में अभिभाषण को मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय ने क्या कहा, मगर इतना मैं निश्चित कह रहा हूं कि उन्होंने प्रशंसा की है अपनी सरकार की कि हमारी सरकार ने कोरोना के विषय को लेकर के आर्थिक परिस्थितियों में जो स्थिति निर्मित हुई थी उसको निपटने में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विकास को सतत गतिशील बनाए रखने में छत्तीसगढ़ की सरकार पिछले 1 साल में सफल हुई है। और आने वाले बजट में आपको एक अच्छे बजट की उम्मीद करनी चाहिए छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की भाषा, इन सब चीज़ों को बल देने के लिए निश्चित रूप से सरकार प्रयत्नशील है, प्रयत्नशील रहेगी, और मुख्य रूप से जय जवान जय किसान की सरकार है। हम युवाओं के लिए और किसानों के लिए जो हो सकेगा सरकार जरूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रजनीश जी, एक झलक तो दे दी यहाँ पर सुरेंद्र जी ने, किसानों को और मजबूत किया जाएगा। हालांकि आप लोग निराश होंगे ये भी बोल रहे हैं साथ। नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता निराश है अभिषेक जी। ये कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, चाहे वो NMDC के प्लांट को 20,000 करोड़ में खरीद लेंगे, चाहे चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को ले लेंगे, इनकी योजना वैसी है, राम गमन पथ की बात करते हैं। फंड कितना है को नहीं मालूम। विधानसभा का उद्घाटन हो गया, भवन का फंड 1 करोड़ से शुरू किया, तो टोकन काट के 1,000 करोड़ का काम 20 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ में ये कर रहे हैं। और वैसे ही 2.5 साल बीत गया है, 2.5 साल ऐसे बीतने वाला है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई एक योजना ऐसा नहीं है जो ये 2.5 साल में पूर्ण कर लें। अभी बड़ी बड़ी बात कर लें, ठीक है, छप रहा है, टीवी में आ रहे हैं, हमारे शर्मा जी बोल रहे हैं कि हम ऐसा किए हैं, ऐसा करेंगे, तो करेंगे करके जैसा कि चलते आया है, एक काम का 6 बार शिलान्यास, वैसे ही चलने वाला है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के सपने दिखाएंगे, फंड इनके पास कुछ है नहीं। आखिरी में बोलेंगे कोरोना काल के कारण सब गया। अब 1 साल तो बीत गया, इस साल देखते हैं बजट में क्या होगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस साल का बजट पिछले 2 साल के बजट के ज्यादा निराशाजनक रहेगी, और हमको छत्तीसगढ़ की किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। जी, एक छोटी सी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, क्या इस अभिभाषण से बजट को किसी तरह से लिंक किया जा सकता है? कोई झलक आपको नजर आती है? अभी तो इस अभिभाषण से ऐसा कोई लिंक नहीं दिखता है, और जो सरकार ने काम किया है 1 साल के भीतर, कोरोना काल में हुआ है धान खरीदी, उसका ही उल्लेख किया है, उपलब्धियों को जनता के सामने दिखा है। और बजट में क्या सरकार करने वाली हो सकता है उसका कोई लिंक नहीं है। बजट में क्या आता है इसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट अभिभाषण के साथ आज के विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। हंगामेदार रहने वाला है, 2300 से ज़्यादा सवाल लगे, और सबसे बड़ी बात ज़्यादातर सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से है। देखना होगा अभिभाषण के बाद अब जब बजट आएगा तो क्या कुछ उसमें पिटारे से मुख्यमंत्री के, या कहा जाए जो कि इनके पास वित्त विभाग है जो तीसरी बार पेश करेंगे, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आज का मुद्दा। नमस्कार।